नमस्कार। वेलकम टू सरल स्टडी इजी अबाउट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। मैं हूँ नेहा। आज हम डिस्कस करेंगे स्टडी कि डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है। डीएनए दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, बट एक सेल में कैसे डीएनए रैप्ड है, कैसे एक पूरी लेंथ ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक छोटे से न्यूक्लियस में अरेंज है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हम कैसे डीएनए की लेंथ को एस्टिमेट कर सकते हैं। डीएनए की लेंथ को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, दैट इज टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। सबको पता है कि डीएनए किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड्स में जो है एडेनाइन और ये सारे क्या है, बेस पेयर्स है, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो यहाँ पर हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो बेसेस की पेयरिंग है। तो हमें डीएनए में ये देखना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स। अगर हम ह्यूमन का एस्टिमेट करते हैं तो ह्यूमन के डीएनए में हम जानते हैं कि देयर इज अबाउट 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं इन अ डिप्लॉइड सेल। और अगर हेप्लॉइड सेल की बात होती है तो वहां पर 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर है। बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल सेल, दैट इज डिप्लॉइड। एंड डिप्लॉइड सेल में 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। एंड देन वी मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स। कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर मतलब एक के बाद दूसरा बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है। और अगर हम बी टाइप डीएनए देखें तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, दैट इज अबाउट 0.34 नैनोमीटर्स, जो हमने इससे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है। ये डीएनए के दो कॉन्जिक्यूटिव बेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो है 0.34 नैनोमीटर्स। बट लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, इसलिए हम पहले 0.34 नैनोमीटर्स को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो इट विल बी 0.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। Up just by multiplying this, we get the estimated length of DNA. And in a human DNA, in a human cell, there is about 2.2 meter long DNA arranged in a structure that is known as chromatin. So it is surprising ना, एक छोटे से सेल में जिसका खुद सेल एक माइक्रोस्कोपिक है, इतना छोटा सा उसका न्यूक्लियस है, तो हाउ इज इट पॉसिबल टू अकोमोडेट 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। ये भी अभी देखेंगे नेक्स्ट आगे स्लाइड में। एंड ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए के लेंथ को एस्टिमेट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.3 मिलीमीटर्स, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स। यहाँ पर हमें लेंथ दे दिया है डीएनए का, अब कह रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं वो बताइए। तो हम सेम उसी फॉर्मूले में पुट कर निकाल सकते हैं, बट नाउ व्हाट वी हैव टू एस्टिमेट इज द number of base pair. So just total number of base pair is equals to total length of DNA divided by distance between two consecutive base pairs. So जब हम consecutive base pairs की बात करते हैं तो consecutive base pair एक के बाद एक और उसका distance क्या है, fixed, that is 0.34 nanometers। 34 नैनोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर। सेम अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास लेंथ किस में दिया है, 1.36 मिलीमीटर, बट स्टैंडर्ड वैल्यू इज मीटर। तो हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जब भी मिलीमीटर दिया होता है तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिजिट को 1000 से डिवाइड कर देते हैं। सो वी गेट 0.00136, or in simplest form or in a scientific way we can write 1.36 into 10⁻⁻3। वन एट द सेम थिंग, 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻3, क्योंकि हमने उसे डिवाइड किया। सो अब टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इज इक्वल्स टू, हमें लेंथ पता चल गई मीटर में, दैट इज 1.36 into 10⁻⁻3, and we already know the distance between two consecutive base pairs. It will be 0.34 into 10⁻⁹. If we solve it out, we get approximate 4.6 into 10⁻⁶ base pairs are present in E. coli.
ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब भाई हमें ये पता चल गया इतने बेसिस होते हैं, इतना बड़ा लेंथ होता है डीएनए का, तो कैसे अकोमोडेट होता है। हम जानते हैं कि भाई जब भी न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म पर होता है। तो जो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो होता है क्रोमैटिन। अब देखते हैं कि ये क्रोमैटिन बनते कैसे। सो द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम की बात करें तो न्यूक्लियोसोम जस्ट एक मोतियों की माला का एक मोती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्रोमैटिन जो है वो न्यूक्लियोसोम से मिलकर बना है। छोटे छोटे ऐसे न्यूक्लियोसोम्स हैं, जैसे बीड्स इन अ स्ट्रिंग, एक धागे में हमने मोतियों को पिरो दिया है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ एक मोती जो है वो क्या है, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम बना कैसे है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दिस बॉल इज नथिंग बट आ 8 मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ बेसिक चार्ज प्रोटीन दैट इज नोन एज हिस्टोन। ये जो बॉल है जिसके ऊपर एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर रैप्ड है, दिस इज नथिंग बट अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, एंड दैट पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन इज नोन एज हिस्टोन। अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े और इनके जुड़ने से एक सेंट्रल कोर बन जाता है, और उस सेंट्रल कोर पर बेसिक चार्ज है। ठीक है। अब डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, एसिड है, एसिड के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो वैसे ही अब स्ट्रक्चरली स्टेबल की बात करें तो डीएनए नेगेटिव चार्ज है जो इस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर रैप हो गया, ताकि इलेक्ट्रिकली या न्यूट्रल हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है। सो दिस प्रोटीन that is known as histone. How will define histone? Histone is a protein which is positively charged or positively charged protein. अब positive charge कैसे आया? Question arises that why the histones are positively charged? Because histone में जो main amino acids हैं वो पॉजिटिवली चार्ज कैरी करने वाले हैं, वो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, एंड बेसिक अमीनो एसिड जो दो हैं वो कहलाते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है। तो जब हिस्टोन के ऊपर डीएनए रैप हो जाता है तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसोम। अब यहाँ पर आप एक और देख रहे हो, भाई ये तो क्लियर हो गया कि हिस्टोन एक बेसिकली चार्ज प्रोटीन है, उसके ऊपर डीएनए रैप हो गया। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा एक ऐसा हिस्टोन है जो न्यूक्लियोसोम में एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज H1 हिस्टोन। H1 कहीं डीएनए अनरैप ना हो जाए, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी यहाँ पर इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए न्यूक्लियोसोम में क्या एक प्रोटीन है, उसका नाम है H1 प्रोटीन, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे न्यूक्लियोसोम्स आपस में जुड़ते चले जाएंगे और उसे हम क्या देते हैं, दे आर बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। अब जो मैंने अभी बात की कि हिस्टोन, हिस्टोन क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, उसमें कौन से दो अमीनो एसिड्स ज्यादा हैं जिसके वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये भी नीट में बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर आया है। और एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में बात करें इसमें, तो ये जो रैपिंग हुई है, इस रैपिंग में एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में यूकैरियोट्स के 200 बेस पेयर्स जो है वो ये इस एरिया में रैप हो जाते हैं। तो इन अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम 200 base pairs of DNA helix wrap around the histone protein, और इसी के बार बार इस तरीके के न्यूक्लियोसोम आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं और स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं क्रोमैटिन। इसीलिए अगर आपको क्रोमैटिन की डेफिनेशन याद हो तो हम क्या पढ़ते आए हैं, क्रोमैटिन, व्हाट इज क्रोमैटिन? क्रोमैटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ genetic material, whether it may be a DNA or RNA and protein। ठीक है। तो कैसे बना क्रोमैटिन? क्रोमैटिन की यूनिट क्या है, न्यूक्लियोसोम। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते जा रहा है
और उसमें दिखने को ऐसा लग रहा है ना मोतियों की माला है। तो यहाँ पर ये जो बीड्स हैं, ये मोती हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? न्यूक्लियोसोम। और ये इस तरीके से एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के साथ डीएनए के साथ रैप हो जाते हैं और बना लेते हैं स्ट्रक्चर क्रोमैटिन। जब क्रोमैटिन की बात आती है तो क्रोमैटिन में एक कुछ एरिया ऐसा जिसमें आप देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से लूजली हेल्ड है, और वहीं दूसरी ओर हमको दिखाई दे रहा है कि ये न्यूक्लियोसोम्स बहुत एक दूसरे के साथ पास पास एकदम चिपक कर कॉम्पैक्टली अरेंज है। तो इसी के बेसिस पे हम क्रोमैटिन को कहते हैं कि क्रोमैटिन में दो पार्ट हैं, वन इज हेट्रोक्रोमैटिन, अनदर वन इज यूक्रोमैटिन। जब भी बायो की बात आती है तो यू मतलब होता है ट्रू, ये वो क्रोमैटिन है। यू क्रोमैटिन की बात करें तो यू क्रोमैटिन को कैसे डिफाइन करेंगे? यू क्रोमैटिन आर द पार्ट ऑफ क्रोमैटिन वेयर द न्यूक्लियोसोम्स आर लूजली हेल्ड विद ईच अदर। अब जब हम इसमें कोई स्टेन, कोई कलरिंग करेंगे तो ये लाइट कलर अपीयर होगा। And euchromatin is the portion that is responsible for transcription, and transcription होगा डीएनए का तो क्या बना लेता है? आरएनए। तो दैट्स वाई यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन, whereas अगर हम हेट्रोक्रोमैटिन की बात करें तो हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, कोई रोल प्ले नहीं करता ये डीएनए से आरएनए बनाने में। ये वो पोर्शन है जो कोई काम नहीं आता इन सेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियोसोम्स बहुत पास पास हैं। जब न्यूक्लियोसोम पास हैं तो स्टेनिंग करी जाएगी तो ये डार्क कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, हमें डार्क अपीयर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रोमैटिन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है हेट्रोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन का, या ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्रोमैटिन का पोर्शन है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, दैट इज यूक्रोमैटिन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।